हेलो बॉयज़, पिछले वीडियो क्लिप में मैं आपको आव्यूह का सहखंडज यानी एडजॉइंट ऑफ ए, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी सिंगुलर मैट्रिक्स तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के संबंध में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। अब मैं इस नई वीडियो क्लिप में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बता रहा हूँ। नंबर 1 है, ये है आपका ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप जो है प्रश्न की सहायता से हल प्रूफ भी कर सकते हैं। दूसरा है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर हो गया 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी आपने जो है इससे पहले भी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आपने ए इनवर्स ज्ञात किया था, लेकिन वहाँ पर आपने किसकी द्वारा किया था? प्रारंभिक संक्रिया द्वारा जो है आपने आपने वहाँ पर ज्ञात किया था, जिसमें आप लिखते थे ए बराबर आई ए लिखते थे और फिर उसके द्वारा जो है आप जो है ए का मान और आई का मान रख करके उसको जो है हल करते थे, तब आपका ए इनवर्स निकलता था। ये दूसरी विधि है। इसमें क्या किया जाता है? ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। सबसे पहले इसमें आप जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यदि डिटर्मिनेंट ए का मान जो है 0 नहीं आता है, नॉन जीरो आता है, तो इसका मतलब है कि ए का जो है क्या है? व्युत्क्रम जो है, इसका जो है व्युत्क्रम संभव है। तब आप एडजॉइंट ए यानी सहखंडज निकालेंगे ए का, और वो मैं आपको जो है पिछले में विस्तार से बता चुका हूँ। फिर भी इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न हल करना सिखाऊंगा। तीसरी जो है आपका, यदि ए तथा बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और बी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, समान कोटि के ये दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो इनका गुणनफल यानी ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ए और बी दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो इनका गुणनफल ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के क्या होते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। और चौथी बात है, आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक, यानी पहले आप आव्यूह का यहाँ पर देख लीजिए, आव्यूह का गुणनफल मैंने कर रखा है। आव्यूह के गुणनफल का तब आप उसका सारणिक निकालिए, वो उनके जो है अलग अलग जो है सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है। यानी ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो अब मैं आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न जो है इसमें बता रहा हूँ, देख लीजिए। ए इनवर्स निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी जो है आपको जो है एडजॉइंट ए तक तो हम आपको बता ही चुके हैं, यानी सहखंडज निकालना आपको हमने पहले भी बता दिया है। फिर भी इस सवाल में हम आपको इस प्रश्न में जो है आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो लिख दीजिए, यदि ए बराबर है 133 143 134, तो सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। यानी ये जो पहली बात मैं आपको बता रहा था, ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है आप डिटर्मिनेंट ए निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? देख लीजिए, हम क्या करेंगे, इसकी पहली रो के सापेक्ष जो है अनुदिश इसका प्रसरण करेंगे। तो 1 इंटू 4 चौक 16 ऋण 9 हो गया आपका, -3, क्योंकि इसका प्लेसिंग साइन यहाँ पर माइनस है, तो -3 इंटू ये रो और ये कॉलम नहीं आएंगे, 1 चौको 4 ऋण 3 एकम 3 हो गया आपका, और +3, तो इसमें ये रो और ये कॉलम नहीं आएंगे, तो 1 3 3 ऋण 4 एकम 4 हो जाएगा आपका, 3 ऋण 4। तो ये बराबर आपका जो है कुल मिला के 7 - 3 इज इक्वल टू 1, यानी इसका मान 1 आया। अब आपने निकालना है क्या है? क्योंकि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सहखंडज होता है ए का, वो सहखंडों का आव्यूह होता है। सहखंडों का आव्यूह मानी M1, सहखंडों का आव्यूह मानी जो सहखंडों का जो आव्यूह होता है उसका जो है आपका व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया आपकी सुविधा के लिए M11 यानी उपसारणिक निकाला।
तो M11, अब हम जरा शॉर्ट विधि से इसको हल कर रहे हैं। M11 यानी M11 मानी ये A11 का उपसारणिक है, ये 1 का उपसारणिक क्या होगा, ये भी जाएगा ये भी चले जाएगा, तो 4 चौको 16 और ऋण 3 त्या 9, देख लीजिए 16 और ऋण 9, तो ये M11 हुआ, ये यानी A11 का उपसारणिक हुआ ये। तो जब A11 का उपसारणिक हुआ तो उसका जो है सहखंड क्या हो जाएगा, बराबर 27 हो जाएगा। क्यों, सहखंड में उपसारणिक के साथ उसका प्लेसिंग साइन आता है, तो इसका प्लेसिंग साइन यहाँ पर प्लस है तो वो भी क्या आ जाएगा 7। फिर देखिए M12 यानी M12 पे है ये 3 का उपसारणिक, ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा, तो देखिए 1 चौको 4 ऋण 3 एकम 3, तो ये जो है 4 ऋण 3 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, और तब इसका जो है क्या सहखंड हो जाएगा आपका ऋण 1। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 है, इसका जो आपका जो है A12 है इसका प्लेसिंग साइन माइनस है। इसी प्रकार से अब इसका नंबर 1 ये है A13 है, स्मॉल A13 है, तो इसके लिए इसका उपसारणिक होगा M13। कैसे होगा, ये रो भी नहीं आएगी ये कॉलम भी नहीं आएगा, तो 1 त्या 3 ऋण 4 एकम 4, तो ये आपका 3 ऋण 4 बराबर हो गया आपका -1 हो गया, ऋण 1 हो गया। तो A13 यानी उसका सहखंड भी -1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेसिंग साइन प्लस है, तो ये तो ऑलरेडी पहले से माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। अब इसका जो है ये नेक्स्ट अवयव है ये आपका ये वाला A12, तो A12 का जो है ये सॉरी A21, ये A21 है, A21 का जो है उपसारणिक होगा, ये रो भी नहीं आएगी दूसरी रो और ये पहला कॉलम भी नहीं आएगा, तो 3 चौको 12 ऋण 3 त्या 9, तो ये हो जाएगा A2M, ये 12 ऋण 9 बराबर 3 हो जाएगा। और इसका जो है सहखंड कितना होगा आपका ऋण 3, ऋण इसलिए होगा कि यहाँ पर जो ये A21 है ये 1 है, इसका प्लेसिंग साइन यहाँ पर माइनस है। अब आपका आता है A22, तो A22 का जो है आपका जो उपसारणिक होता है, ये देखिए A22 ये 4 है A22 की जगह पे, तो ये दूसरी रो भी नहीं आएगी दूसरा कॉलम भी नहीं आएगा, 1 चौको 4 ऋण 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 ऋण 3 बराबर 1, और तब उसका सहखंड, इसका सहखंड भी 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये A22 है ये 4, यहाँ पर प्लेसिंग साइन आपका प्लस है, ये देखो माइनस प्लस माइनस। अब ये आता है आपका A23 यानी ये 3, इसका जो है आपका जो है ये A23, इसका जो है आपका उपसारणिक क्या होगा, ये दूसरी रो भी नहीं आएगी और तीसरा कॉलम भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 1 त्या 3 ऋण 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 3 बराबर 0, तो A23 बराबर भी 0 हो गया, भले ही उसका प्लेसिंग साइन माइनस है लेकिन 0 पे माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता, 0 हो गया। अब आता है ये आपका ये है आपका A31 इसका, तो इसका जो माइनर यानी इसका जो उपसारणिक होगा, ये रो भी नहीं आएगी ये कॉलम में, तो 3 त्या 9 ऋण 3 चौको 12, तो ये देखो A31 बराबर 9 ऋण 12 ऋण 3 हो जाएगा, और इसलिए A31 भी -3 इसलिए होगा। इसका प्लेसिंग साइन यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस है, तो चूंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा आपका। अब आता है ये आपका A32, इसका उपसारणिक ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा, तो आपका हो जाएगा 1 त्या 3 ऋण 3 एकम 3, तो 3 ऋण 3 0 हो जाएगा, और इसलिए इसका जो है आपका वो सहखंड भी हो A32 भी हो जाएगा 0, भले इसका जो है प्लेसिंग साइन यहाँ पर जो है इसका प्लेसिंग साइन यहाँ पर इसका माइनस है, लेकिन 0 पर माइनस नहीं होता है तो 0 ही हो गया ये। और अंत में है ये आपका A33, यानी इसका जो है आपका जो है सारणिक हो जाएगा, ये रो भी नहीं आएगी ये कॉलम भी नहीं आएगा, तो 1 चौको 4 ऋण 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 चौको 4 ऋण 3 बराबर 1 हो गया। M33 बराबर यानी इसका जो है यहाँ पर M नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, इसमें होना चाहिए आपका ये A होना चाहिए यहाँ पर, तो ये A33 बराबर भी आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है प्लेसिंग साइन जो है आपका जो है इसका प्लेसिंग साइन माइनस हो ये वो होता है, यहाँ पर प्लेसिंग साइन क्या होता है इसका प्लस होता है इसका प्लेसिंग। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने ये जो है ये सहखंड ज्ञात कर दीजिए,
ये सहखंड हमने सब ज्ञात कर दिए हैं। A11, A12, A13, A21 ये सब ज्ञात कर दिए हैं। अब हमको क्या निकालना है, सहखंडों का आव्यूह निकालना है। देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखा मैंने सहखंडों का आव्यूह बराबर वो सारे अवयव जो कैपिटल A11 है, ये देखिए 7 ऋण 1 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए 7 ऋण 1 ऋण 1 ऋण 3 1 0 और 3 ऋण, ये देखो ऋण 3 1 0 -301, यानी ये है आपका यहाँ पर से -301। तो इनका इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपके जो है ये आपका सहखंड है, तो ये सहखंडों का जो है क्या हो गया, आपका आव्यूह बन गया। अब सहखंडों का आव्यूह, क्योंकि एक प्रश्न में पिछली वीडियो क्लिप में जब सहखंडों का आव्यूह हो गया तो उसका सहखंडज क्या होता है, एडजॉइंट का मतलब होता है ADJ, एडजॉइंट A, यानी सहखंडज बराबर होता है ये जो सहखंडों का आव्यूह है इसका ट्रांसपोज करना है। तो डैश, ये देखिए इसका मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डैश कर दिया। डैश का मतलब ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी रो को, जैसे ये पहली रो है ये पहले कॉलम बन जाएगा, 7 -1 -1, ये देख लीजिए। दूसरी रो है -310, तो ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, और -301 ये तीसरी रो है, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये आपका इस प्रकार से एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपका। अब आपको सिद्ध क्या करना था, उसमें निकालना है हमने A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रश्न पूछा गया था उसमें ये चीज़ें पूछी गई थी कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम इसका मान निकाल देंगे। A इंटू एडजॉइंट ऑफ, ये हमने जो है मैट्रिक्स A लिखा, और ये मैट्रिक्स जो है आपका एडजॉइंट A, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर हमने लिख दिया। इनका गुणा, क्योंकि गुणा हम विस्तार से बता चुके हैं, पहली रो का पहले कॉलम से वो ये आया। यहाँ पर देखो 1 7 7 धन 3 एकम 3, तो ऋण है तो ऋण 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 एकम 3 ये ऋण 3 हो जाएगा। तो 7 ऋण 3 ऋण 3, फिर इस रो का दूसरे कॉलम से गुणा होगा, फिर इस पहली रो का तीसरे कॉलम से गुणा हो गया, ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से दूसरी रो का पहली कॉलम से दूसरी ये आया, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से ये प्राप्त हुआ, और दूसरी रो का तीसरे कॉलम से ये प्राप्त हुआ। तीसरी रो का पहले कॉलम से ये प्राप्त हुआ, और तीसरी रो का दूसरे कॉलम से ये प्राप्त हुआ, और तीसरी रो का तीसरे कॉलम से ये पाया, क्योंकि गुणा करना हम आपको विस्तार से पहले ही बता चुके हैं। तो देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन हुआ यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप अच्छी तरह से जानते हैं ये क्या है आपका I, 3 गुणा 3 का जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बराबर मैंने इसको लिख दिया I। अब देख लीजिए, यहाँ पर प्रूफ क्या करना था हमने, ये प्रूफ करना था A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट A इंटू I। तो देखो, जब इनका गुणा जो है ऑलरेडी क्या प्राप्त हो चुका है, इनका गुणा I प्राप्त हो जाए, तो डिटर्मिनेंट A, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने जानबूझ के A रहा, डिटर्मिनेंट A हम पहले भी निकाल चुके हैं, उसका मान आ रखा है आपका 1। यहाँ पर देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान 1 है, तो मैंने I को क्या लिखा यहाँ पर लिख दिया मैंने आपका ये I बराबर हो गया आपका 1 इंटू I, जानबूझ के लिखा। अब 1 क्या है हमारा, ये क्या है आपका, ये डिटर्मिनेंट A का मान है I। हाँ, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते थे बराबर I, और यहाँ पर फिर ये भी कर सकते थे कि आपका डिटर्मिनेंट A इंटू I बराबर होता है 1 इंटू I, और तब दोनों को बराबर बता सकते थे। तो इस प्रकार से ये जो है आपका प्राप्त हो गया। अब देखिए, चूंकि अब हमें बात कर रहा था कि A इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो A इनवर्स निकालने के लिए हमको जो है ये निकालना पड़ेगा, ये बीच का निकालने की, तो ये तो अलग से प्रश्न है। ये A अगर हमको A इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बता भी चुका हूँ कि A इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये बता चुका हूं मैं आपको पहले भी। तो देख लीजिए, यहां पर आपने डिटर्मिनेंट A निकालना है, तो डिटर्मिनेंट A तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, और एडजॉइंट A हमने ये निकाल दिया है, एडजॉइंट A। ये अलग सा प्रश्न है, अगर आपको खाली A इनवर्स निकालना होगा तो इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आपको A डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ऑफ A निकालना पड़ेगा। ये एडजॉइंट ऑफ A आपने निकाल दिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर हो गया आपका 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर 1/1, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ A ये वाला है, आपका एडजॉइंट ऑफ A ये वाला मैट्रिक्स है आपका, ये लिख दिया, तो बराबर
1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं आता है, तो ये आपका ए इनवर्स का मान आपको प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ता है, और उसके बाद जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है, और तब इस सूत्र की सहायता से आप ए इनवर्स निकालेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि यदि ए बराबर जो है आपका 2 3 1 -4 और बी बराबर है 1 -2 -1 3, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी जो है ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि ये सूत्र आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पर इसमें इस विधि से आप सवाल कैसे हल करेंगे तो देख लीजिए कैसे करेंगे। ये ए बी इनवर्स है, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे हम, ए और बी का गुणा। ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी है, तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, इन दोनों का गुणा पहली रो का पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरी कॉलम से, ये हो गया आपका दूसरी रो का पहले कॉलम से ये हो गया, और दूसरी रो का दूसरे कॉलम से ये हो गया, तो ये हो गया -1 5 5 -14। तो देख लीजिए ये सवाल जितना आसानी से दिख रहा है उतना आसान है नहीं है। जैसे इसमें ए बी इनवर्स निकालना है, तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए ये हमको जिस प्रकार से मैंने अभी बताया आपको कि ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, और तब निकलेगा। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए पहले हमने ए बी निकाला, अब ए बी इनवर्स निकले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। पहले इस ए बी का डिटर्मिनेंट, माना इसको हम सी भी मान सकते थे, एक जो है सी मान सकते थे, तो खैर यहाँ पर मैंने ये निकाल रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर देखो ये है डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा है, इसका गुणा हुआ 14 एकम 14 ऋण 25 बराबर हो गया -11 इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स संभव है। अब देख लीजिए, जैसे हम ये वो निकाल ये ए का जो है उससे सीधे सहखंडों का आव्यूह निकालना है। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए, इसके सह माने जिसमें A1 कैपिटल A11 A12 तो ऋण यहाँ पे देखिए, ये आपका ये ऋण 1 का जो है ये 2 गुणा 2 में ये चीज़ आसान होती है। तो ऋण 1 में जो है ये इसका सहखंड होता है, देखिए ऋण 1 का सहखंड है ये ऋण 14, क्योंकि इसका प्लेसिंग साइन प्लस ही है लेकिन ये स्वयं में ऋण है, तो इसका सहखंड ऋण 14 होता है। 5 का सहखंड जो है क्या होगा, ऋण 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 का सहखंड तो ये तो 5 का उपसारणिक है, लेकिन इसका प्लेसिंग साइन माइनस है तो वो माइनस होगा। फिर इस वाले 5 का देख लीजिए, इसका जो है सारणी, इसका जो है उपसारणिक जो है आपका जो है 5 है, लेकिन इसका प्लेसिंग साइन जो है माइनस है, तो इसका सहखंड कितना हो जाएगा आपका ऋण 5, और ये ऋण 14 का ऋण 1 हो जाएगा। इन दोनों के चिन्ह इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस वाले प्लेस पर हैं। तो ऋण 1 का सहखंड ऋण 14, 5 का ऋण 5 हो जाएगा, ये ऋण इसके प्लेसिंग साइन की वजह से इस 5 का भी ऋण 5 हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसका प्लेसिंग साइन माइनस है, और ऋण 14 का हो जाएगा ऋण 1। तो ए बी के सहखंडों का आव्यूह हो जाएगा आपका ये। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि एडजॉइंट भी चाहिए हमको इसका, क्योंकि ए बी इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी बनी जो ये आपका जो है सहखंडों का आव्यूह है, इसका डैश कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ऋण 14 ऋण 5 ये फर्स्ट जो है आपका कॉलम बन जाएगा, और दूसरा कॉलम ये बन जाएगा। भले ये दोनों के दोनों सेम है, अलग बात है, पर एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने निकाल दिया। इसलिए ए बी इनवर्स बराबर क्या सूत्र था, जैसे ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पर ए बी है ए की जगह पे, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो बराबर 1 ऋण 11 हो गया, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आपका ये है। तो आप देखो इसमें 11 का जो है भाग देंगे सब में, तो ये हो जाएगा, चूंकि सब ऋण हैं ये तो धन हो जाएंगे इस, तो 14/11 5/11 5/11 और 1/11, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया हमने। ये ए बी इनवर्स का मान निकाला। अब इसके बराबर हमने बी इनवर्स ए इनवर्स निकाला। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर ए बी का इनवर्स निकाला, वही काम पूरा मुझे ए इनवर्स के लिए भी करना पड़ेगा, कि ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ए का मान जो है ये है आपका यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ऋण 11 आया, 0 नहीं है। फिर ए के सहखंडों का आव्यूह, देखिए ये ए ये है, तो इसके सहखंडों का आव्यूह क्या हो गया, 2 का ऋण 4 हो जाएगा, और 3 का ऋण 1 हो जाएगा। 2 का ऋण 4 इसलिए होगा कि 2 का प्लेसिंग साइन प्लस है, तो ये तो संख्या पर माइनस है, तो 2 का ऋण 4 हो गया।
3 का ऋण 1 हो जाएगा। 3 का ये आपका जो उपसारणिक 1 है, लेकिन चूंकि ये प्लेसिंग साइन माइनस है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस है, ये माइनस है तो इसका सहखंड क्या हो जाएगा -1। 1 का जो है -3 हो जाएगा क्योंकि प्लेसिंग साइन इसका यहाँ पर माइनस है। और ऋण 4 का क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके ए के सहखंडों का अवयव निकल गया। तो आपको फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये डैश लगा रखा है मैंने, ये ट्रांसपोज कर दिया इसका, इसलिए ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए 1/-11 और ये इतना ही रहने दिया। उसी प्रकार से मुझे फिर यही काम जितना मैंने ए के साथ किया वही बी के साथ भी, क्योंकि बी इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। तो बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर, ये मैंने डिटर्मिनेंट लग दिया, बी दे रखा था हमको, ये लगा दिया, इसका मान हुआ आपका 1 जो शून्य नहीं है, तो इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मान 1 हो गया। और फिर बी के सहखंडों का अवयव, देखो बी ये है यहाँ पर बी, तो बी के सहखंडों का अवयव क्या हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, ऋण 2 का 1 हो जाएगा। याद रखिए ऋण 2 का उपसारणिक है ऋण 1, लेकिन यहाँ पर प्लेसिंग साइन जो है इसका माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा -1 लिख दिया थोड़ा बहुत। फिर देखो -1 का उपसारणिक तो जो है आपका -2 है, लेकिन चूंकि प्लेसिंग साइन इसका माइनस है तो इसका सहखंड हो जाएगा -2 और 3 का क्या हो जाएगा 1, तो ये हुआ 3 1 2 1 हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, सहखंडों के अवयव का ट्रांसपोज, ये आपका निकल गया। तो बी इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी हो गया आपका, तो 1/1 और ये जो है आपका जो है एडजॉइंट ऑफ बी है, तो बराबर वही प्राप्त हुआ। तो अब हमको सिद्ध करना था ये कि इस ऊपर वाले का मान जो है किसके बराबर होना चाहिए। ये देख लीजिए यहाँ पर हमको सिद्ध करना था कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, तो पहले हम बी इनवर्स ए इनवर्स का जो है मान निकालें। तो देख लीजिए यहाँ पर ये मैंने कर रखा है, ये बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर, यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पर ये बी इनवर्स है और यहाँ पर ये जो है ए इनवर्स है, तो इन दोनों का गुणा करना है। ये ऋण 1/11 है, तो इस ऋण 1/11 को बाहर से लिया, देखो इसका और इसका गुणा करेंगे, पहली रो का पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से, ये प्राप्त हुआ। फिर वैसे ही दूसरी रो का पहले कॉलम से और दूसरी रो का दूसरे कॉलम से आपको ये प्राप्त हुआ आपका। तो बराबर ऋण 1 ये यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये प्लस है ये पर, तो ऋण 14 ऋण 5 ऋण 5 ऋण 1 हो गया। फिर उसमें हम जो है आपका ऋण 11 का भाग देंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाए, तो ये 2 हो गया। अब यह देखिए 1 और 2 में देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपका 1 में देखिए 14/11 5/11 5/11 1/11 और ये भी है 14/11 5/11 5/11 1/11। तो 1 तथा 2 से स्पष्ट हो गया कि ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इस प्रकार से आप ये सवाल जो है इसमें 3 बार हमको इन्वर्स निकालना पड़ा और इस आधार पर तब जो है आप आगे की जो प्रश्नावली है 4.5 के प्रश्नों को जो है हल कर सकते हैं। ओके।